हेलो दोस्तों, दिस इज सी ए महावीर जैन। तो आज ये वीडियो में बात करते हैं डिटेल एनालिसिस ऑफ माय सी ए फाइनल ऑडिट सर्टिफाइड कॉपीज़। तो ये वीडियो का ऐसा अप्रोच रहेगा, फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि मेरी क्या क्या मिस्टेक्स हुई जो आपको अवॉइड करनी है, और सेकंड मैं ये वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपकी क्या की लर्निंग्स होनी चाहिए ये सर्टिफाइड कॉपी देख के। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट जो 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे, मैंने पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। ऑन एन एवरेज सभी क्वेश्चन में 10 के अराउंड मार्क्स है। तो अपन हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जो जो मिस्टेक्स हुई वो देखते हैं। तो अब कुछ कुछ क्वेश्चन में मैंने नॉट रिलेवेंट इसलिए लिखा है क्योंकि ये चैप्टर्स अभी आपको सिलेबस में नहीं है, क्योंकि मेरा नवंबर 23 अटेम्प्ट था। अभी जो अटेम्प्ट में कुछ कुछ एडिशन या डिलीशन हुए हैं सिलेबस में। तो कंपनी ऑडिट आपके सिलेबस में नहीं है, फिर ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज आपके सिलेबस में नहीं है, फिर बैंक ऑडिट आपके सिलेबस में है। तो ये क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया था रिगार्डिंग एनपीए के प्रोविजन, जब एनपीए सेल होते हैं तो क्या क्या प्रोसीजर्स रहती है। और सेकंड इसमें क्वेश्चन केस स्टडी था कि एनपीए सोल्ड करते हैं कि नहीं। तो ये क्वेश्चन में मेरा जो मिस्टेक हुआ था कि यहाँ पर जो 2 इयर्स का कंडीशन है, 2 इयर्स तक एनपीए बुक्स में रहना चाहिए, उसके बाद में आप सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिली कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था, मैंने इसको 2 इयर्स कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, इसलिए यहाँ पे 1 मार्क्स डिडक्ट हुआ। उसके बाद में ऑडिट अंडर फिजिकल लॉस आपको नहीं है। फिर उसके बाद में एनबीएफसी, तो एनबीएफसी के इसमें था कि आफ्टर व्हेन जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो एनबीएफसी के केस में अपन क्या क्या कंसिडर करते हैं। तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन था। यहाँ पर जो मेरा मिस्टेक हुआ, यहाँ पे जो इसमें मीनिंग चेंज हो रहा था थोड़ा सा, कि मैंने क्या लिखा है, एनबीएफसी आर रिक्वायर्ड टू शो सेपरेटली अदर इनकम अदर एक्सपेंडिचर इफ इट एक्सीड 1% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। तो यहाँ पर ऐसा लिखना था मेरे को कि एनबीएफसी आर रिक्वायर्ड टू शो सेपरेटली अंडर नोट्स टू अकाउंट notes in other income or other expenditure if it exceed 1% of total income। तो थोड़ा मीनिंग चेंज हो रहा था, इसलिए यहाँ पे 1 मार्क्स डिडक्ट हुआ। उसके बाद में डिजिटल ऑडिट एंड अश्योरेंस, ये चैप्टर को आजकल आईसीआई का ज़्यादा वेटेज है, 4-5 मार्क का हर अटेम्प्ट में देख रहा हूँ ये चैप्टर का क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको ये डिटेल में पढ़ना है चैप्टर, और इसका थोड़े से राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा रखनी है। फिर उसके बाद में सा 501, तो ये ऑडिट एविडेंस का है। तो ये केस में मेरे यहाँ पर 2 मार्क्स डिडक्ट हो गए थे। यहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, मुझे 3 मार्क्स मिले थे। तो यहाँ पर गलती ये हुई थी, कुछ कुछ क्वेश्चन आप ऑडिट के देखोगे ना, आप जब क्वेश्चन बैंक सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा कि इसका आंसर ये रहना चाहिए, बट आप जब उसका आंसर सच्ची में देखोगे आपको पता चलेगा ये आंसर भी इससे ज़्यादा एडिशन है या कुछ अलग ही आंसर है। तो यहाँ पर मेरे साथ वही हुआ था, जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे लगा था ये सूटेबल आंसर है, बट ये नहीं था, दूसरा आंसर था उसका। तो यहाँ पर मेरे 2 मार्क्स उस वजह से डिडक्ट हुए। फिर सा 5010, तो ये इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का है। तो इसमें जो 4 मार्क का क्वेश्चन था, यहाँ पे 1 मार्क मेरा डिडक्ट हुआ, क्योंकि मैंने जो रेफरेंसिंग थी 505 और 580 का थोड़ा मिसिंग था, थोड़ी सी डिटेल मिसिंग थी 510 की, इसलिए 1 मार्क उन्होंने डिडक्ट किया। तो ये भी होता है कहीं कहीं जब स्टैंडर्ड ऑडिट के क्वेश्चन सॉल्व करते हो आप, तो ऐसा लगेगा कहीं दूसरे स्टैंडर्ड्स के भी उसमें रेफरेंस लेंगे जो अपन लिखना भूल जाते हैं, तो वो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। उसके बाद में 705, तो मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन इन इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट का है। तो यहाँ पे 4 मार्क का क्वेश्चन था, उसमें से पूरे मिले। यहाँ पे मुझे ये बताना था, जैसे अपने 3 टाइप्स ऑफ ओपिनियन रहते हैं, एक तो एडवर्स रहेगा, फिर क्वालिफाइड रहेगा, और एक डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन रहेगा। तो ऐसा है कि इस पर भी क्वेश्चन आ रहे हैं जहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोलते हैं कि आपको ऑडिट ओपिनियन फ्रेम करना है, जहाँ पे अपन 2 पैरा लिखते हैं, पहले तो ओपिनियन पैराग्राफ लिखते हैं और उसके बाद में लिखते हैं बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ। तो ये स्टैंडर्ड पैराग्राफ्स है, अगर आपको ये इसके नोट्स बना लो आप, ताकि जब भी ये क्वेश्चन है आपको फुल मार्क्स मिलेंगे ये क्वेश्चन पे। तो आप या तो वो पैराग्राफ आपके मॉडल से उठा सकते हो, या तो अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन बैंक पे अगर देखोगे 3 टाइप्स ऑफ उनके अलग अलग पैराग्राफ होंगे, वैसे आप जॉट डाउन कर लो आपके इस पर। उसके बाद में ऑडिट अंडर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो इसमें भी कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट का क्वेश्चन था, इसमें जितने थे वो लिख लिए थे फुल मार्क्स से। पीयर रिव्यू क्वालिटी रिव्यू आपके सिलेबस में नहीं है। प्रोफेशनल एथिक्स, तो ऐसा था जब मैं प्रिपेयर कर रहा था ना, प्रोफेशनल एथिक्स ऑन एन एवरेज कभी 10 मार्क्स का, 12 मार्क्स का, 15 मार्क्स तक का प्रोफेशनल एथिक्स आता था कभी कभी, और इससे भी एक्सीड आता था क्वेश्चन राइटिंग में। बट मेरे अटेम्प्ट में सिर्फ प्रोफेशनल एथिक्स 4 मार्क्स का आया। जैसे पेपर देखा था मुझे भी ऐसा लगा था यार प्रोफेशनल एथिक्स क्यों नहीं आया ज़्यादा क्वेश्चन, बट इस टाइम पे ऐसा, वो टाइम पे ऐसा लगा मेरे को कि आईसीआई ने हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा है। तो आईसीआई का अभी भी अगर देखोगे ना, होलिस्टिक व्यू है कि सभी, जितना आपका ज़्यादा कवरेज रहेगा ना ऑडिट का, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर पेपर कैसा भी आओ, आपको लिखते आएगा पेपर।
तो प्रोफेशनल एथिक्स में ऐसा रहता है कि पहले आपको जो प्रोविज़न रहती वो उसके पैटर्न में लिखनी पड़ती, उसके बाद में उसके रिलेशन में थोड़ा एडिशनल एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ता, जो ये मिसिंग रहता क्वेश्चन में। जनरली नहीं लिखते, अपन भूल जाते हैं। उसके बाद में थोड़ी सी जो भी गाइडलाइंस रहेंगी वो लिखने की, उसके बाद में जो भी मिसकंडक्ट है या नहीं है वो सब चीज़ें लिखने की। फिर SQC1 ये क्वेश्चन में आया था रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस के रिलेशन में, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर का। तो यहाँ पर जो मेरी मिस्टेक हुई थी, 5 मार्क का क्वेश्चन था, मुझे 1 मार्क्स नहीं मिला था यहाँ पे, क्योंकि जो 220 का रेफरेंस देना था, थोड़ा बहुत और डिटेल लिखनी थी, और थोड़ी बहुत डिटेल क्वेश्चन में मिसिंग थी, बाकी तो फुल्ली कवर्ड था, इसलिए इन्होंने 1 मार्क डिडक्ट किया। अब आता है जब ये लास्ट के 5 मिनट्स बचे थे मेरे पास, तो मेरे पास 2 क्वेश्चन बचे थे, 1B 1C। अब उस टाइम पे ऐसा था कि मैं सोचा जितना लिख सकते हो उतना लिख दो, जितना टाइम है, ताकि एक एक मार्क तो दे कम से कम क्वेश्चन में। तो वैसा ही किया, उन्होंने एक ही मार्क दिया उन्होंने वैसे ही 1 मार्क भी दिया दोनों, इसमें 1 मार्क दिया और इसमें 1 मार्क दिया। तो ये टाइम थोड़ा सा मैनेज नहीं हो पाया। बट अगर आप देखोगे ना, तो जितने भी क्वेश्चंस थे, मैंने जो जो लिखा, जितना लिखना चाहिए था उतना ही लिखा, ज़्यादा का भर भर के नहीं लिखा, और ज़्यादा ऐसा भी नहीं रखा कि जो चीज़ें लिखनी चाहिए वो नहीं लिखी। तो ये सर्टिफाइड कॉपी देखने के बाद अगर अपन की लर्निंग की तरफ देखें, तो आपने देखा होगा कि मैंने ज़्यादा इरेलीवेंट चीज़ें नहीं लिखी, जो जो ठीक चीज़ें थी वो प्रॉपर वे में लिखी, जो आंसर थे वो टू द पॉइंट है, और जो अंडरलाइन की थे इंपॉर्टेंट पार्ट को अगर आप देखो, ये लास्ट में तो रहने दो, बट 1B 1C को, बट अगर आप ये देखो, यहाँ पे भी मैंने जो जो चीज़ों को अंडरलाइन करना था किया। इसके ऊपर भी अगर क्वेश्चन देखो आप, तो जो जो चीज़ों को, जैसे यहाँ पे सेक्शन नंबर हाईलाइट कर लिया, किसके बारे में वो हाईलाइट कर लिया, फिर जो गाइडलाइंस थी वो हाईलाइट कर लिया, ताकि मतलब जब अगर वो सामने वाला चेकर भी देखे ना, उसको ईजी पड़े। और उसके बाद में अगर आप देखो, तो मेरा भी थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, तो ये एक था। फिर उसके बाद में आंसर सीक्वेंस का जो लेवल था, तो मैंने लगा था जहाँ पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा वो पहले लो, उसके बाद में जहाँ पर थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस है, और जहाँ पर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है वो लास्ट में करते हैं। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन 4 किया, बाद में 3 किया, 2 किया, 5 किया, और लास्ट में 1 किया, ठीक है। उसके बाद में अगर देखोगे, कभी कभी ऑडिट में ऐसा रहता है कि 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और स्टूडेंट जनरली सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो मैं क्या करता था कि उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता था, ताकि मैं वहाँ पर ऐसा 1 2 कभी कभी लिख लेता था, नहीं तो सिर्फ टिक मार्क कर देता था, ताकि वो ऐसा याद रहे कि इसका भी आंसर देना है, इसका भी आंसर देना है। उसके बाद में जहाँ पर भी पॉसिबल था, मैंने पॉइंट वाइज आंसर लिखा। और जो मेरी यहाँ पे पेपर सॉल्विंग की स्ट्रैटेजी थी, तो अपना जो फर्स्ट आवर था उसमें मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, जो 28 मार्क्स के थे। बाद में 1 जो आर था, नेक्स्ट 1 आर, उसमें 1 क्वेश्चन सॉल्व किया और पूरे MCQ सॉल्व किए 44 मार्क्स के। उसके बाद में लास्ट में 1 आर था, उसमें 2 क्वेश्चन सॉल्व किए 28 मार्क्स से। तो ये स्ट्रैटेजी पेपर सॉल्विंग की। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको ये वीडियो से कुछ हेल्प हुई हो, तो डू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ शेयर इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो।